नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सीकर टाइम्स का और इसका टाइटल है जयशंकर डिस्ट्रॉयड वेस्ट मीडिया, इमरान एडेड फ्यूल, मैक्सिकन प्रेसिडेंट अप्रेजिंग पीएम मोदी। तो चलिए वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर मैं बीच बीच में अपना कमेंट भी देता रहूंगा और फिर लास्ट में देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या होता है जिसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूं। चलिए देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान से लेकर मैक्सिको तक केवल और केवल भारत की विदेश नीति की तारीफें होने लगी। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने तो यह तक कह दिया कि मोदी ही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर शांति कायम कर सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, बड़े बड़े देशों के बावजूद मैक्सिको के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि केवल और केवल मोदी और साथ के अंदर पोप और यूएन के प्रेसिडेंट ही मिलकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। भारत के कट्टर चुगलखोर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर भारत की तारीफ की। पूरा कोहराम मच गया। कोई दूसरा देश तो सोच भी नहीं सकता कि आप अपने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन किसी दूसरे राष्ट्र के किसी आदमी की वहां पर क्लिप चलाओ और वो भी ऐसा राष्ट्र जिससे आपने जिंदगी भर गालियां दी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, उनको ऐसा आखिर क्यों लगा कि यह मामला अमेरिका सॉल्व नहीं कर सकता, केवल और केवल मोदी ही कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने प्रपोज किया है कि पोप को भी मोदी का साथ देना पड़ेगा, तब जाके विश्व में शांति आएगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैक्सिको के भारत के साथ में इंटरनेशनल संबंध इतने अच्छे नहीं है, मगर फिर भी वो पूरा का पूरा भरोसा केवल और केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री पर क्यों कर रहे हैं। 70 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि मैक्सिको के साथ में भारत की कोई मीटिंग नहीं हुई है, मगर मैक्सिको ने भारत के खिलाफ जाकर कई बार वोट किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नेहरू जी ने पहले ही भारत को बाहर करवा दिया था, चीन को बैठा दिया था। उसके बाद में जब मौका आया दोबारा से भारत ने अप्लाई किया तो मैक्सिको ही उन गिनी चुनी कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने मना किया था। इंटरनेशनल अफेयर्स में मैक्सिको का कहना था कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके लिए हम भारत का समर्थन नहीं करेंगे और ना ही यूएनएससी के अंदर भारत को आने देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 40 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक कॉफी क्लब नाम से एक समूह बना रखा है और उनके अपने अपने एजेंडे हैं। चाइना की गुलामी करते पाकिस्तान हमेशा से भारत को यूएनएससी में जाने से रोकता है। स्पेन और इटली मिलकर जर्मनी को जाने से रोकते हैं। अर्जेंटीना चाहता नहीं कि ब्राजील किसी भी तरह यूएनएससी के अंदर जाए और ऑस्ट्रेलिया जापान को नहीं जाने देता। कनाडा और साउथ कोरिया के अपने ही अलग मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी देश जो बाहर से विदेशी मदद लेता है वो यूएनएससी के अंदर जाने के लिए लायक ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी दूसरों पर डिपेंडेंट है। हालांकि भारत के मामले में यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मगर फिर भी इन्होंने एक समूह बनाकर यूएनएससी के विस्तार पर रोक लगा रखी है। अब देखिए बात यह आ जाती है कि आखिर उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देता है और केवल चुनौती ही नहीं देता, पूरे विश्व के अंदर भारत को देखने की एक नजरिया बदल गया। कुछ समय पुरानी बात है, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और सारे वेस्टर्न कंट्रीज खासकर अंग्रेज ये मानते थे कि भारत उनकी बात मानेगा और अमेरिका भी इस बारे में आश्वस्त था कि भारत हमारे से दूर जा ही नहीं सकता, जैसे 75 साल में नहीं गया है। फरवरी से लेकर जून तक का समय निकल जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बेहिसाब दबाव बनाया जाता है, मगर भारत अपना रुख साफ कर देता है। भारत के प्रधानमंत्री एस जयशंकर को कहते हैं कि हमारा यह रुख है, पूरे विश्व को जाकर समझाओ। विदेश मंत्री रूलिंग पार्टी का हिस्सा होते हैं, उनका काम ही यह होता है कि अपने प्रधानमंत्री की बात पूरे ठोक बजाकर सबके सामने समझाई जाए। रशिया भी यह बात मानता है। रशिया के विदेश मंत्री भी कहते हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा प्रेशर सहा है, मगर उसके बाद में भी उन्होंने कोई भी गलत बयानी नहीं दी, किसी के साथ में पक्षपात और किसी के साथ में भेदभाव बिल्कुल नहीं किया, सच के साथ रहे। ये सब जो ये बात बिल्कुल सही है। इतना ज्यादा दबाव आया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भारत के ऊपर, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने अपने देश का स्टैंड हर जगह पे, वो चाहे यूरोप हो, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो, वहां पर बड़ी ही मजबूती के साथ रखा और बताया कि भारत की जो जरूरतें हैं भारत उसके हिसाब से चलेगा, न कि किसी और के डायरेक्शन पे। और जाहिर सी बात है कि भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उस फॉरेन पॉलिसी के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। और इसी वजह से जब रशिया यूक्रेन में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हर जगह पर
भारत ने वही किया जो उसे अच्छा लगा, जो उसे सही लगा, अपने देश के लिए बेहतर लगा। और इसकी तारीफ रशिया के हर पुतिन से लेकर और रशिया के विदेश मंत्री तक और वहां के जितने भी हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमेशा भारत की इस मुद्दे को लेकर तारीफ की है कि भारत ने सही काम किया है, उसने पक्षपात नहीं किया, उसने जो रियलिटी है उसका साथ दिया है। ये बिल्कुल बात सही है और इसी वजह से भारत का कद जो है वो दुनिया में बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। बातें थी, समझ तो सब पा रहे थे, मगर एक इंटरव्यू में निकलकर सामने आती है जब एस जयशंकर यूके में जाते हैं और वहां पर उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक बिसात बिछाई हुई थी। ग्लोबसेक 2022 के नाम से उनको इनवाइट किया गया था और खास तौर से एक एंकर को वहां पर बुलाया गया था जिनका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। उस समय तक विदेशी जर्नलिस्ट अपने सारे के सारे हथियार ट्राई करके देख चुके थे, एस जयशंकर के सामने सारे फेल थे, इसीलिए इंडियन ओरिजिन की एक पत्रकार को वहां पर लाया गया जिनका नाम था मैथ्री सीतारमण। ये जो मैथ्री सीतारमण थी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके से भारत के विदेश मंत्री से कहलवा लो कि वो रशिया के खिलाफ है या फिर रशिया के साथ है। घुमा फिरा के वो पहला सवाल करती हैं। उनको पता है और आपको हमें भी पता है कि 90% भारत की पॉपुलेशन पुतिन को हीरो मानती है और रशिया के समर्थन में सारे के सारे सोशल मीडिया के अंदर जुटे पड़े थे। उनका पहला सवाल यही था। वो जयशंकर जी से पूछते हैं कि आपके यहां पर इतने बड़े वॉर को लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, यूक्रेन के ऊपर जो त्रासदी आई है उस बारे में। अब जयशंकर जी इस बात को समझ जाते हैं, तुरंत वो जवाब देते हैं कि जो यूक्रेन के अंदर भारतीय बच्चे थे उनके ऊपर वहां की पुलिस ने चिली पीपर स्प्रे ये सब किया था, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी भारत की जनता ये मानती है कि भारत की सरकार ने उन्हें सक्सेसफुल वापस लेके आए और इस बात को लेकर भारत के अंदर खुशी है। जवाब के शुरुआत के अंदर ही सामने वाले की स्ट्रेटेजी को बिखेर के रख देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस मामले के हाईलाइट होने की। सबको पता था कि यूक्रेन के लोगों ने भारत के साथ में क्या बिहेव किया था। विदेश मंत्री ने बिल्कुल इस बात से किनारा कर लिया, ना उन्होंने रशिया का नाम लिया ना यूक्रेन का। उन्होंने कहा कि युद्ध बिल्कुल खराब है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है और हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। अब सवाल बिल्कुल खाली जा चुका था मगर वो भी तैयार होकर आए थे। उन्होंने कहा कि आप रशिया से पहले जितना तेल लेते थे उससे 9 गुना ज्यादा तेल ले रहे हो। एक प्रकार से आप रशिया का समर्थन कर रहे हो, आप नॉन अलाइनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस बारे में क्या कहोगे? विदेश मंत्री ने यह कहा कि आप ये कह रहे हो कि जो ऑयल भारत ले रहा है जिसको 9 गुना आप बता रहे हो वो थोड़ा सा ही है, पहले भी बहुत कम था अब भी कम है, उससे तो वॉर की फंडिंग हो जाती है। मगर यूरोप जो गैस खरीद रहा है जो कि बेतहाशा बहुत ज्यादा है, उससे वॉर की फंडिंग नहीं होती। कहां से लाते हो इतने दोगले तर्क? विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आपने जो सैंक्शन लगाए हैं उसका ढंग से आप एक बार आकलन करिए कि यह नहीं कह रखा कि कल सारी चीजें हम बंद कर देंगे, और उसके अलावा आपने यह भी कह रखा है कि सारी चीजों पर नहीं, केवल उन चीजों को हम लेना बंद करेंगे, उन पर सैंक्शंस लगाएंगे जिससे हमारी जनता को परेशानी ना हो। जिसको कम खरीदते हैं, जो कहीं और से व्यवस्था हो जाती है, केवल हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। यह भी दोगली नीति है। इंडिया के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑयल प्रोडक्शन हम खुद कर सके, हमारे पास में ऑयल है ही नहीं। इसके अलावा ईरान से हम पहले ऑयल लेते थे, आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगवा दिए। वेनेजुएला से हम ऑयल लेते थे, उसके ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिए। तो आप ये बताओ कि हम आखिर तेल ले कहां से? इस समय तक इंटरव्यू में पूरी तबाही बच चुकी थी। इतने कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने जवाब दिया, ये जवाब ही इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बड़ी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाया कि ये होता है आजाद मुल्क, ये होता है आजाद मुल्क। अब इंटरव्यू के अंदर तबाही मच चुकी थी। लिथुआनिया के एक अन्य रिपोर्टर को माइक संभला दिया जाता है। यह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से सवाल पूछता है और यह कहता है कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो आपका जब चाइना के साथ में मसला होगा तो हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? सभी पत्रकार सेटिंग करके आए थे, पहले से इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कैसे भी इनको दबाना है। मगर जयशंकर जी ने जवाब दिया कि चाइना के साथ में हमारा मसला तो बहुत पुराना है, तुम अपने फैक्ट्स को ठीक करो कि
चाइना के साथ में आगे आने वाले मसले के अंदर हमें तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं। अब मामला यह था कि भारत को रशिया या फिर यूएस यूरोप किसी एक के पाले के अंदर कोई ना कोई बयान दिलवा दिया जाए, मगर यहां पर जो नई थ्योरी आ गई थी वो एक थ्योरी थी कि भारत इन सबसे अलग है, ये अगर अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, तो भारत इनके अलावा एक तीसरी पार्टी है। भारत ने हमेशा कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही किसी का साथ देंगे, और यहां पर एक जो इमेज भारत की गई कि भारत एक अलग शक्ति है, किसी के पाले के अंदर बैठने वाला और बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठने वाला नहीं है। वेस्ट की वजह से जितने अत्याचार अफगानिस्तान, ईरान, वेनेजुएला और जितने ज्यादा एशिया के अंदर हो रहे हैं, उन सारे मुद्दों को जयशंकर जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया। कई ऐसे मुद्दे भी आए जब फॉरेन जर्नलिस्ट के कई सारी रिपोर्ट्स, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी, उसको बिल्कुल बचकाना और बेवकूफाना करार दिया। वेस्टर्न मीडिया के पत्रकारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली, जानबूझ के उन्होंने इस इंटरव्यू के बारे में बहुत ही कम छापा। फेयर ऑब्जर्वर के अंदर पीटर जैक्सन कहते हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने जितने भी वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं उनकी बढ़िया से स्कूलिंग कर दी, यानी कि क्लास लगा के रख दी, और इसी वजह से जो वेस्टर्न आउटलेट्स है जिनकी इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है, नॉट वन वेस्टर्न आउटलेट हैज इवन रेफर टू इट। ऐसी घनघोर बेइज्जती वेस्टर्न मीडिया की बहुत ही कम होती है, इसीलिए उन्होंने चुपचाप इसको रफा दफा कर दिया। मगर इमरान खान ने एक बहुत ही शानदार काम किया, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसी क्लिप को चला दिया, और ये अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरव्यू दोबारा से हाईलाइट हो रहा है और इंडिया की इसके अंदर एक अलग इमेज दिखाई दे रही है। 2014 के बाद जो चेंज आया है उसको पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री भी एक सही प्रकार की आजादी बोल रहा है, और मैक्सिको के प्रेसिडेंट तो इतने ज्यादा प्रभावित हैं जो कहते हैं कि केवल और केवल मोदी ही पूरे विश्व के अंदर शांति कायम कर सकते हैं। 75 साल होते होते आखिरकार पूरा विश्व यह मान रहा है कि जो गुलामी के अंश थे वो हमारे निकल चुके हैं। भारत कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। पाकिस्तान, मैक्सिको, पूरा का पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने, काफी मजेदार वीडियो था, टू द पॉइंट बातें की गई, एक एक फैक्ट रखे गए, उसके सबूत दिए गए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों मैं इमरान खान को पसंद करता हूं, क्यों मैं चाहता हूं कि इमरान खान दोबारा जल्दी से आए पाकिस्तान का पीएम बनकर और अगले लंबे वक्त तक रहे। मैं तो कहता हूं 10 साल, 15 साल, 20 साल वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर रहे। इसलिए कहता हूं क्योंकि इमरान खान ने हमेशा वो काम किए हैं जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब चाहे वो जब हमने इमरान खान के रहते हुए हमने 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया, तो इमरान खान ने सबसे पहला काम किया कि भारत के साथ ट्रेड बंद कर दो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? भारत को हुआ। भारत काफी लंबे टाइम से चाह रहा था कि भाई ये किसी तरह ये बंद हो, इमरान खान ने खुद ही बंद कर दिया। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान को, वो अपनी आवाम को परेशानी में डाल रहे हैं, डालने दो। उसके अलावा इमरान खान, अब देखिए, अब इमरान खान ने अपनी रैली में एस जयशंकर का बयान दिखाया। अब सोचिए कि जिस बयान को वेस्टर्न मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने डाउन प्ले किया, मतलब मैं आसान भाषा में कहूं तो एस जयशंकर ने ठीक ठाक ठुकाई कर दी है, मतलब बहुत ढंग से पीटा है वेस्टर्न मीडिया को और मीडिया के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज को कि बेटा ऐसा है कि तुम लोग अपना देखो, हम थर्ड कंट्री, थर्ड पावर हैं, तुम 2 पार्टियां हो, हम तीसरी पार्टी हैं, हमें जो मन करेगा हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। और आप भारत को किसी भी लेवल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि भारत पावरफुल बन चुका है और पावरफुल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात भारत की यह है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की राह पर चलता है, जिसमें वो सबकी मदद करता है। और मदद के नाम पर याद आया, अभी मेडागास्कर एक ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, आइलैंड है, उनके राष्ट्रपति ने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है, पीएम मोदी की तारीफ की है। और पता है क्यों की है? इसलिए की है क्योंकि भारत ने बहुत कुछ मदद दी है मेडागास्कर को। मेडागास्कर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, उनको भी चीजों की जरूरतें हैं, लेकिन भारत हमेशा से उनकी मदद करता आ रहा है और खासकर पिछले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा मदद की है। तो सोचिए कि भारत की जो विदेश नीति है, पॉलिसी है, वो हमने देखी जब कोविन वैक्सीन जो है वो कोविड का देना था, तो भारत ने पूरे दुनिया भर में कोविड के वैक्सीन पहुंचाई।
दवाइयां दी, मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए, ठीक है, हमने भी प्रॉब्लम झेली, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी पैंडेमिक, इतना बड़ा पैंडेमिक आ जाएगा। और एक साथ 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए बेड ऑक्सीजन करना किसी भी इस धरती पर मौजूद किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इसीलिए उसको पैंडेमिक कहा जाता है कि वो एकाएक इतनी बड़ी मात्रा में आती है, तो अंदाजा नहीं था किसी को। खैर, हम उससे निकल चुके हैं, हमारा देश अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि जब सरकार की नीतियां बेहतर होती हैं, जब सरकार की पॉलिसीज उस दिशा में चल रही होती हैं जिस दिशा में जाना चाहिए एक्चुअल में, तो देश को भी फायदा होता है, देश की छवि को फायदा होता है, देश में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, देश ग्रो करता है, देश डेवलप करता है। तो भारत के साथ वही हो रहा है। तो इसलिए अगर जो लोग विरोध करते हैं, मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि जो सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी जिस पार्टी की सरकार देश का नाम ऊंचा करेगी, देश की भलाई के लिए काम करेगी, देश के लोगों के लिए काम करेगी, देश के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, उसको वोट जाएगा, इस देश के लोग उसी को वोट देंगे। तो इसमें यह मत देखिए कि ये कांग्रेस है कि बीजेपी है कि लेफ्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है। देश के लिए जो बेहतर है, देश के लिए जो काम कर रहा है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है कि बॉस ये काम हो रहा है, अगर सड़क बन रही है तो दिख रहा है कि सड़क बन रही है, अगर बिजली 24 घंटे है तो दिख रही है कि बिजली 24 घंटे है, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ते तो दुनिया में इस समय भारत जो है वो तीसरा देश बन गया है यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। आने वाले प्रोडिक्शन है कि 150 से मतलब 100 से ज्यादा और कंपनीज आ जाएंगी अगले 3-4 साल में। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। अगर देश डेवलप नहीं कर रहा होता तो ये चीजें नहीं होती, अगर सरकार की पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई गई होती जिससे आपको फायदा पहुंचे, या आप जो शुरू करना चाहते हो आपकी लाइफ में उसका असर पड़े, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें दिख रहा है तो हम वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, और यही करना चाहिए, सही रास्ता यही है। तो बाकी तो भारत की बल्ले बल्ले हो रही है और हर तरफ हो रही है, और आगे ऐसे ही बल्ले बल्ले होती रहेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।